हेलो गाइज, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज देखिए हम लोग भूगोल का 8वां पार्ट पढ़ेंगे। 7 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसे कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार जाके उसे देख लीजिए। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए, यूपी टेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याख्या सहित हैं। चाहे आप सीटेट दे रहे हों, चाहे यूपी टेट दे रहे हों, अगर आपके एग्ज़ाम में एसएसटी आता है तो प्रश्न यहीं से आएंगे। आप सही जगह हैं और कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस वीडियो का यह है कि जो जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, यानी आपसे कहा जा रहा है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है वह जल परिवहन है। यह पत्तन यानी बंदरगाह के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का मैदानी क्षेत्र है वहां पे दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। आच्छादित का मतलब है कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है, जहाँ पे उसका डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पे सुंदरी वृक्ष वाले जो मैंग्रोव वन है वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में ओक्स ओ लेक, ठीक है, ओक्स ओ लेक, लेक का मतलब होता है झील। इसी को हिंदी में चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में ओक्स ओ लेक यानी चाप झील भी है। इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हिमालय और सुंदरबन का डेल्टा इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक, जो ऊपर अभी हमने बता ही दिया। इस क्षेत्र में खेती की जाने वाली प्रमुख फसलें जो होती हैं वो धान है, जबकि मक्का, ज्वार, बाजरा और चने इस क्षेत्र में खेती की जाने वाली द्वितीयक फसलों में आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि प्राकृतिक गैस क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, प्राकृतिक गैस एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो हमारे परंपरा से में पहले से आती हुई चली आ रही है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, वो ऐसे ही सेम प्राकृतिक गैस है। यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जिसको नया नहीं किया जा सकता, अर्थात यह अनवीनीकरण है। प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अन्य परंपरागत या अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत में कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है इत्यादि। अगला प्रश्न हम देखेंगे तो जो मैत्री शोध संस्थान भारत का है वह कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, मैत्री अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में स्थित भारत का दूसरा अस्थायी शोध संस्थान है। इसका निर्माण 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के दक्षिणी भागों में, भारत के दक्षिणी भागों में, यानी कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं दक्षिण भारत की बात हो रही है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलेगा। वहाँ पे जो शरद ऋतु पाई जाती है, ठंडी वाली ऋतु पाई जाती है, उसी शरद ऋतु में वहाँ पे बहुत वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यानी स्थल जो है, स्थल के भागों से जो पवन है वह लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर क्या होती है? बहती है। इसीलिए
ठंडी में वहाँ पे बहुत वर्षा होती है और इस मानसून को हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, या कह सकते हैं कि यह मानसून लौटने का एक समय होता है, जो दक्षिण-पश्चिम, जैसे यहाँ पे आपका ये दक्षिण हो गया और यहाँ पे पश्चिम हो गया, तो दक्षिण-पश्चिम मानसून यानी वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर क्या होती हैं? बहती हैं। अगला क्या है? प्रायः द्वीपीय पठार के लक्षण क्या हैं? देखिए, इसके उत्तर पश्चिम में जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसके उत्तर और पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो आप जान ही रहे हैं कि यहीं उत्तर पश्चिम में जो राजस्थान है, वहाँ पे अरावली श्रृंखला स्थित है, ठीक है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। तो आप जान ही रहे हैं, राजस्थान इत्यादि में कोयला और लौह अयस्क उपस्थित हैं। यह गंगा तथा यमुना के उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। गंगा आपकी जा रही है, गंगा और यमुना के उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। पश्चिमी घाट, तो भाई ये पश्चिमी घाट ही तो है। पश्चिमी घाट इसकी पश्चिमी सीमा तथा पूर्वी घाट पूर्वी सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। बिल्कुल सही है। इस पठार की अधिकांश नदियां, जैसे किचड़ा हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, इन सब का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से होता है। ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी ये सारी नदियां जो हैं, ये पूर्व की ओर, महानदी हो गई, आपकी किचड़ा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, ये सब पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं। अगला देखिए क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, या जिसे हम नवीनीकरण कहते हैं, जिसका प्रयोग हम कभी नहीं करते थे, अब नए में हम हमारे परंपरा में यह आया है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, बायोगैस या गोबर गैस हो गया। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो हैं, जैसे पारंपरिक स्रोत हम लोग क्या यूज करते थे? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उनके संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि हम गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग करें। यानी हम कुल मिला जुला के, अगर हमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस बचाना है, तो हमें अब उनका कम प्रयोग करके गैर परंपरागत स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग करना शुरू करना चाहिए। अगला देखिए क्या है? पाकल दुल एक पन बिजली ऊर्जा परियोजना है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 19 मई 2018 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका परियोजना का शिलान्यास किया है। इसका क्षमता 1000 मेगावाट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकल दुल जो है, ये पन बिजली ऊर्जा परियोजना जम्मू कश्मीर में है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। यह परियोजना चिनाब नदी की सहायक मरुसरा नदी पर निर्मित है। तो आपको पता होना चाहिए कि चिनाब नदी की जो सहायक मरुसरा नदी है, वो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। आपका लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल संरचना से हुआ है। इसमें 36 द्वीप हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है एड्रोट द्वीप है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय जो है कावारत्ती है। अगला है, हैदराबाद जो है मूसी नदी पर स्थित है। हैदराबाद को निजाम का शहर भी कहा जाता है तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है, इस बात को याद रखना है। अगला है, रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि जो रिहंद बांध परियोजना है, वह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर स्थित है। और रिहंद नदी पर कहाँ? तो मिर्जापुर जिले में स्थित है। अब इस बांध के, यानी जो रिहंद बांध परियोजना है, उसके पीछे जो है एक सागर है, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो आपकी यूपी टेट में पूछा है। तो आपको याद रखना है, रिहंद बांध परियोजना जो रिहंद नदी पे है, उसके पीछे एक गोविंद बल्लभ पंत सागर है नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। अर्थात आप कह सकते हैं कि रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर से संबंधित है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दर्रे आए हैं,
जैसे सिपकीला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, बहुत इम्पोर्टेंट है। काराकोरम, जोजिला और बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रोहतांग और सिपकीला दर्रा अभी हमने बता दिया आपको, हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। इसको आपको एक बार लिख के वीडियो रोक के अच्छे से याद करना है। अगला है भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इस भिलाई इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ में है, इस किसके सहयोग से बना था? तो पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना था और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 1955 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा देखिए राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। बोकारो जो है झारखंड में है। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। इसको जो है पश्चिम बंगाल में है। सलेम जो है तमिलनाडु में है और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कारखाना भद्रावती जो है कर्नाटक में। देखिए आपको कुछ याद रहे या ना रहे, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो भिलाई याद रहना चाहिए, जो आपके सीटेट में पूछा है। तो भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और भिलाई के बाद आपको ये 3 ठो कम से कम जरूर याद रहना चाहिए कि राउरकेला उड़ीसा है, केला उड़ीसा वाले खाते हैं, बोकारो झारखंड और दुर्गा पूजा कहाँ पे सबसे ज्यादा लगता है? तो पश्चिम बंगाल में। ऐसे करके याद रखना। भारत की नर्मदा नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश का तात्पर्य दो पहाड़ियों के मध्य का सकरा धंसा हुआ भाग होता है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी है। यह नदी जबलपुर में भेड़ा घाट, जहाँ पे हम लोग गए हैं, भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा यानी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि जो विभ्रंश घाटी बनाने वाली नदियां हैं, नर्मदा के साथ साथ ताप्ती भी है और कुछ और नदियां हैं जो छोटी मोटी हैं, ऐसा करती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती अन्य नदियों के विपरीत यानी पश्चिम की ओर बहती हैं। देखिए ऐसे करके इधर बहती हैं। ज़्यादातर 2 ही ये नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम की ओर क्या होती हैं? बहकर गुजरात के खंबात के खाड़ी में, या आप कह सकते हैं अरब सागर में क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। और ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। यूनेस्को द्वारा सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसमें पश्चिम बंगाल टाइगर सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसमें बंगाल टाइगर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हीरा लंबा है, तो याद रखना है कि जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर स्थित है। और इस जो महानदी है उसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यही आपको याद रखना है, ऊंचा ऊंचा नहीं, सबसे लंबा। तो याद रखना है हीरा लंबा है। ठीक है। अगला है सतलज नदी पर भांगड़ा नांगल परियोजना स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा नांगल संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इंपॉर्टेंट है। दादर एवं नागर हवेली की जो राजधानी पहले थी वो सिलवासा थी। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। दमन एवं दीव की राजधानी दमन है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वर्तमान में दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तो कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण 1932 में किया गया। इसी नदी पर होगेन कल जलप्रपात अवस्थित है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है।